हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्लास 8th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025-26 क्लास 9th के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने आपको बताने वाला हूँ, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको काम आएगी फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को दोस्तों जरूर देख लेना। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, इसमें मैं आपको सभी बातें बताने वाला हूँ। आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, कहाँ पे आपको रूरल भरना है, कहाँ पे अर्बन भरना है, और खासकर जो ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको ओबीसी कैटेगरी भरनी है, जनरल भरनी है, क्या सिस्टम है, कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो बहुत सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया क्या होगा, यानी जितना भी इस प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट बातें आपको दी होगी वो सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता है दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रोस्पेक्टस अगर आपने नहीं पढ़ा और फॉर्म भरते समय कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो बाद में दोस्तों एडमिशन के टाइम आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं देखता हूँ दोस्तों, हर साल मैं बच्चों को कहता हूँ कि प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ो और सब चीजें जानने के बाद ही फॉर्म को भरो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण जो उन्होंने फॉर्म भरते समय गलती कर दी थी उसके कारण उनका जो एडमिशन है, फाइनल एडमिशन जो नहीं हो पाता वो कैंसिल हो जाता है। चाहे वो कैटेगरी की दिक्कत हो, चाहे वो दोस्तों रूरल अर्बन की दिक्कत हो या किसी और प्रकार की दिक्कत हो। तो दोस्तों ध्यान से समझना जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज को, और अपना फॉर्म सही से भरना। और जिसने भर दिया है वो भी इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना कि आपने वो गलतियां तो नहीं की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दी जाती है। और साथ ही नवोदय विद्यालय एग्जाम की दोस्तों फ्री में इस चैनल पर तैयारी भी आपको करवाई जाती है। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ ओपन कर ली है। आप देख सकते हो लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9th के लिए, जो कि 2025-26 में 9th का सेशन चलेगा उसके लिए टेस्ट होता है। और क्लास 8th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो दोस्तों इस टेस्ट को दे सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सामने आपके लिखा हुआ है, इस टेस्ट के लिए जो एडमिशन फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 है। तो 30 अक्टूबर 2024 से पहले आपको फॉर्म को भरना है। और जो आपका टेस्ट होगा दोस्तों 8 फरवरी 2025 को होगा। 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी भी दोस्तों अपनी अच्छे से करते रहना। मैंने दोस्तों चैनल पे तैयारी स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे डेली होमवर्क डाला जाता है, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन दोस्तों मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, नवोदय विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारे देश में वैसे तो 28 स्टेट्स हैं आपको पता है, लेकिन 27 स्टेट्स और 8 यूटीज में नवोदय विद्यालय है, एक स्टेट को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के, ठीक है। दोस्तों नवोदय विद्यालय के बारे में इसमें जानकारी दी है कि इसमें फ्री में आपको एजुकेशन दी जाती है, सीबीएसई से एफिलेटेड होता है, बहुत सारी बातें आपको बताई हुई है। सामान भी फ्री में मिलता है, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है, टेक्स्ट बुक भी दोस्तों आपको फ्री में मिलती है। और दोस्तों एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि फीस कितनी लगती है, क्या सभी चीजें फ्री में लगती है? तो फीस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो बच्चे 6ठी से 8वीं तक पढ़ते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो किसी भी कास्ट से हो, 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई है जो इसमें बिल्कुल फ्री होती है नवोदय विद्यालय में। लेकिन अगर हम बात करें 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो 9वीं से 12वीं तक दोस्तों फीस लगती है, लेकिन वो फीस भी सभी बच्चों की नहीं लगती। मैं आपको बताता हूँ 9वीं से 12वीं तक कौन कौन से बच्चों की फीस नहीं लगेगी, पहले तो ये जान लो। जो भी बच्चे दोस्तों SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं उनकी, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम है जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, बीपीएल से भी कम है, इनकी फीस दोस्तों नहीं लगती है। बाकी अब जो भी रह गए हैं इनको छोड़ के सिर्फ उन्हीं की फीस लगती है, और वो भी 9th से लेकर 12th तक। और फीस कितनी लगती है? 600 रुपये पर मंथ। 600 रुपये पर मंथ दोस्तों फीस आपसे कलेक्ट की जाती है एज ए दोस्तों विकास निधि, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक और बात आपको याद रखनी है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है किसी पेरेंट्स की, तो उन बच्चों की दोस्तों फीस लगेगी वो 1500 पर मंथ लगेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों फीस के बारे में था, बाकी सबके लिए फ्री है। इसके अलावा दोस्तों
नवोदय विद्यालय के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है नवोदय विद्यालय जो ये स्कीम चली हुई है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मेन उद्देश्य है बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक अच्छा कल्चर मतलब कल्चर की वो देना, ठीक है ना, समझ देना। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों आपको वैल्यूज मिलती हैं, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होते हैं बच्चे, एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। और बच्चों को दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है क्रैमिंग की करवाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों एक कह दो कि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ठीक है ना। बच्चों का जो टैलेंट है उसको प्रीडोमिनेंट किया जाता है, जो भी बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, यानी बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय, बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्टडी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एक और बात दोस्तों, थ्री लैंग्वेज, नवोदय विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है थ्री लैंग्वेज का। इसमें क्या होता है, जब बच्चे क्लास 9th में हो जाते हैं, हालांकि आप लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, जो छठी से पढ़ते आ रहे हैं वही बेनिफिट ले सकते हैं। जब बच्चे 9th क्लास में हो जाते हैं तो उनको दूसरे स्टेट में भेजा जाता है 1 साल के लिए, कुछ बच्चों को, कुछ परसेंट बच्चों को दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। जैसे आप हरियाणा के हो तो आपको गुजरात में भेज दिया या तेलंगाना में भेज दिया, ठीक है ना। तेलंगाना के बच्चों को हरियाणा में आगे, जैसे पंजाब के हैं उनको किसी गुजरात या मान लो महाराष्ट्र की किसी और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में भेज दिया, और वहाँ के बच्चे यहाँ पे पंजाब में आ गए, यूपी में आ गए, ठीक है, बिहार में आ गए। इस प्रकार से दोस्तों माइग्रेशन स्कीम चलती है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ के बारे में सीखने को बच्चों को मिलता है, ठीक है। अभी मैं ये वाली बातें आपको ऊपर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता चल जाए नवोदय विद्यालय के बारे में, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझने में आपको बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में या किस यूटी सॉरी किस स्टेट में या किस यूटी में कितने जेएनवी हैं। इसकी दोस्तों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश में 13+2, अब इसका मतलब ये है दोस्तों 13 तो अभी चल रहे हैं वो है, और 2 आप ऐसा मान सकते हो कि जो नए बन रहे हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों गुजरात में 33 है, हरियाणा में 21 है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में 33+1 है, मध्य प्रदेश में दोस्तों 51 है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो यूपी में सबसे ज़्यादा है 75 है, राजस्थान में 33 है, पंजाब में 22+1 है, और यहाँ पे 33+2 है। यानी कि आप देख सकते हो जो भी आपका राज्य है उसके हिसाब से, यूटी के हिसाब से कितने जेएनवी हैं आपके स्टेट में। टोटल की बात करें दोस्तों 630 अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। 3 यहाँ पे स्पेशल जेएनवी हैं और 20 अभी चलने वाले हैं जल्द ही, तो 653 आपके टोटल जेएनवी हैं वर्तमान में। बात करें नवोदय विद्यालय के फीचर की, वही जो भी मैंने आपको बताया है, अच्छी एजुकेशन दी जाती है, को एजुकेशनल और फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं पे बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियां दोनों अलग अलग हॉस्टल होते हैं, ठीक है, छठी से 12वीं तक रहते हैं वहीं पे। और ये स्कूल है जो रूरल एरिया में लोकेट होता है, बिल्कुल शहर से दूर, ताकि किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो। एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है, सामान भी फ्री दिया जाता है, जो भी आपका डेली यूज का सामान होता है, ठीक है ना, टूथब्रश वगैरह या साबुन वगैरह, तेल वगैरह, या वहाँ पे रहने के लिए गद्दा चादर सब कुछ फ्री मिलता है। यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, टेक्स्ट बुक आपको फ्री मिलती है, स्टेशनरी आपको फ्री मिलती है, बिल्कुल जो भी बुक्स पेन पेंसिल किताबें जो भी है वो सब कुछ आपको फ्री मिलती है। सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है, और इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, जैसे हिंदी इंग्लिश तो होती ही है, यानी स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कहा कि कोई हरियाणा का बच्चा है, ठीक है ना, हरियाणा के स्कूलों में गुजरात से गुजराती है जो वो भाषा यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है ना। और जो गुजरात के बच्चे हैं वहाँ पे दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड है, वैसे हरियाणा की कोई लोकल लैंग्वेज है नहीं, तो मतलब कि 3 लैंग्वेज में ये होता है कि जो लोकल लैंग्वेज है किसी भी स्टेट की, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आपको वहाँ पे इंग्लिश तो देखो करवाई जाती होगी, और साथ ही आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है वो करवाई जाती होगी। ज़्यादातर जो नॉर्थ के जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह हो गया, उनमें हिंदी होती है, पंजाब में पंजाबी हो सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ के जेएनवीज हैं उनमें साउथ वाले बच्चे आते हैं 9th के, कुछ 30% बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते माइग्रेशन के थ्रू। तो जिस भी स्टेट से आते हैं वो, जैसे गुजरात से आगे तो गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाती है, महाराष्ट्र से आगे तो मराठी लैंग्वेज भी यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है ना। ये कि कोई तेलुगु, समझ रहे हो ना, तो अलग अलग जो लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। एक हिंदी इंग्लिश के अलावा एक थर्ड लैंग्वेज भी दोस्तों स्कूल में सिखाई जाती है बच्चों को, तो बहुत ही कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी सारी चीज़ें दोस्तों दी हुई हैं। मीडियम की बात करें, ठीक है ना, छठी क्लास में दोस्तों, छठी से 8वीं तक जो स्टडी करवाई जाती है वो रीजनल लैंग्वेज में होती है। अगर बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है तो इंग्लिश में भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद 9वीं से 12वीं में जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में होगी, और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आपका मैथ और साइंस होगा। सोशल साइंस आपकी मर्जी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन मैथ और साइंस कंपलसरी है, वो आपको इंग्लिश में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही जो 30% बच्चे वो माइग्रेट होते हैं क्लास 9th के किसी दूसरे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है
लोकेटेड इन हिंदी स्पीकिंग एरिया स्पेंड 1 academic ईयर इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, यानी हिंदी स्पीकिंग एरिया के बच्चे हैं किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, किसी ऐसे स्टेट में चले जाएंगे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे माइग्रेट कर दिए जाते हैं 1 साल के लिए, ताकि वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डाइवर्सिटी को वो समझ सके, सीख सके। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों ये भी यहाँ पे बात है नवोदय विद्यालय समिति की, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि क्लास 9th में बच्चों को दोस्तों एडमिशन दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, देखो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में ना क्लास 5th में जब बच्चे होते हैं तो क्लास 6th के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें 80 सीट्स होती हैं। अब छठी 7वीं 8वीं तक आते आते कुछ जो सीट्स हैं वो कम रह जाती हैं, या तो कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं किसी कारणवश, या कोई भी कारण हो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। जैसे किसी नवोदय में 8 सीटें खाली रह गई, किसी में 17 सीटें, किसी में 5, किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उन्हीं सीटों को फिल करने के लिए दोबारा से नवोदय विद्यालय जो समिति है वो क्लास 9th में उनको फिल करने के लिए एक लेटरल एंट्री एग्जाम लेती है। तो वही दोस्तों ये एग्जाम है जो भी कंडक्ट करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए। अब बात करें दोस्तों वेन्यू एंड डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका टेस्ट है वो कब होगा। दोस्तों जो आपका एग्जाम है 8 फरवरी 2025 को होगा, सैटरडे वाले दिन होगा 8 फरवरी 2025। और ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई थी, ठीक है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कि कब आपका एग्जाम हो सकता है, कब आपके फॉर्म आ सकते हैं और एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो लगभग बहुत सारी चीजें उसी से मैच आपको करती हुई दिखाई देंगी। 8 फरवरी को दोस्तों आपका एग्जाम होगा। कहाँ पे होगा, आपका दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में होगा। लेकिन अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा हुए तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ही किसी स्कूल में भी हो ये किसी स्कूल या कॉलेज में भी हो सकता है, वो आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट की बात वैसे अभी करनी नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा हाँ बता देता हूँ। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। पिछली बार मार्च में रिजल्ट आ गया था, तो हो सकता है अब की बार भी दोस्तों मार्च में आपका रिजल्ट आ जाए, मार्च के एंड तक आ जाएगा या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा लगभग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। एलिजिबिलिटी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और आगे आएगा कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से दोस्तों इस बात को समझना है, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखो, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड वेयर विश टू अप्लाई एंड शेल हैव रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ध्यान से समझना क्या लिखा है। ओनली दोज कैंडिडेट को केवल वही बच्चे भर सकते हैं हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर विश टू अप्लाई एंड शुड हैव रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका जो रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट है वो भी वही होना चाहिए, यानी आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होने चाहिए। मान लो आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरना है तो आपका जो रेजिडेंस है वो भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए, या आपको मुजफ्फरपुर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का भरना है, ठीक है ना, वाराणसी का भरना है तो वाराणसी में ही दोस्तों आपका जो रेजिडेंस होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जिसको निवास पत्र कहते हैं, मूल निवास सर्टिफिकेट कहते हैं, पत्र कहते हैं, ठीक है ना, वो जो सर्टिफिकेट आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का बना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप रह रहे हो वाराणसी में और आप चाहते हो कि आप कानपुर डिस्ट्रिक्ट का भर दें, तो ऐसा नहीं होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट। अब दूसरा देखो, केवल वही बच्चे भर सकते हैं जिनका बोनाफाइड रेजिडेंस एंड स्टडिंग क्लास 8th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25 इन वन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड वेयर द एडमिशन इज साउट आर एलिजिबल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान से समझना। देखो बच्चों, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका रेजिडेंस, अभी मैंने आपको बताया, मान लो आपका जो जेएनवी है वो कानपुर में है, कहाँ पे है, कानपुर में है, और आपका रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें आपका जो रेजिडेंस है वो भी कानपुर का है। और दूसरा, अभी आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, एकेडमिक सेशन 2024-25 में, तो जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो वो कानपुर के अंदर ही आना चाहिए और आप अभी क्लास 8th में होने चाहिए। तो ध्यान से समझो, पहला तो कानपुर में जेएनवी होना चाहिए और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कानपुर का ही होना चाहिए। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो इस टाइम वो स्कूल भी कानपुर के अंडर ही आना चाहिए, इसी में आना चाहिए, ये नहीं है कि किसी पास के डिस्ट्रिक्ट में आता हो। और जो ये सेशन चला हुआ है 2024-25, इस सेशन में आप क्लास 8th में पढ़ते होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने पिछले साल क्लास 8th कर ली अब आप दोबारा से, ठीक है ना, अभी 9th में हो लेकिन फॉर्म भर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप 8th में होना चाहिए। और आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। कैसा स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट यानी सरकारी स्कूल होना चाहिए, या फिर अगर गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट स्कूल है तो भी चलेगा, लेकिन वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो तो भी आप भर सकते हो।
गवर्नमेंट स्कूल वाला भी चलेगा और प्राइवेट स्कूल में बस वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए तभी चलेगा। और स्कूल कहाँ पे लोकेट होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जेएनवी का फॉर्म भरना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस and district of class 8 study should be same in respect of candidate who desire to apply for admission to class 9th session 2025-26 in the JNV located in the same district। तो वही दोबारा से वही बात बोल दी है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हो वो सेम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडिंग, जिस क्लास 8 की जो स्टडी आप कर रहे हो वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए। ये नहीं है कि पास वाले डिस्ट्रिक्ट में आपने एडमिशन लिया हुआ है स्टडी के लिए, आपका डिस्ट्रिक्ट कुछ और है, ठीक है, जेएनयू में किसी और में भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तीनों चीजें क्या है, सेम होनी चाहिए। और आपका जो 2024-25 का ये सेशन चला है, आप इस टाइम क्लास 8 में होने चाहिए। 7th में हो तब भी नहीं भर पाओगे, 9th में हो तब भी नहीं भर पाओगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बच्चे बार बार पूछते हैं, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म को भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक। 1 मई 2010, 2 मई 2010, 3 मई 2010, फिर 4 मई, करते करते फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर 2010, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2010 आएगा, फिर पूरा का पूरा 2011, फिर 12 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई, 1 जुलाई से लेकर फिर लास्ट में 31 जुलाई तक। इन दिनों में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है फिर तो आप फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन 1 मई से पहले है, जैसे कि अप्रैल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 2010, मई से पहले आ गया तो आप बिल्कुल भी नहीं भर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई के बाद आता है 1 अगस्त 2012 है, तो भी दोस्तों आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई से लेके 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 तक है तभी भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। अगर 1 मई है तो भर पाओगे, 31 जुलाई 2012 है तब भी भर पाओगे, इसके बीच में है तब भी भर पाओगे, लेकिन इससे पहले है, 1 से पहले है, 31 जुलाई के बाद है तब नहीं भर पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट आपको छूट मिलेगी, नहीं, सभी के लिए यही डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखो, नवोदय विद्यालय समिति रिजर्व्स द राइट टू रेफर एनी कैंडिडेट टू a medical board for confirmation of age of the candidate in case any doubt arises about the age of the basis of the certificate produced by the candidate before confirmation of admission, the decision of the medical board will be final and binding। देखो दोस्तों, बाय चांस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में नहीं है, आपने डेट ऑफ बर्थ है जो गलत भर दी, मतलब कि आप बड़े या छोटे हो, ठीक है ना, इसके अंडर नहीं आते, इस एज के इस क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते, लेकिन आपने गलत भर दिया, तो नवोदय विद्यालय समिति के पास ये अधिकार है कि वो मेडिकल बोर्ड के थ्रू आपकी जो एज है उसका पता लगा सकती है मेडिकल करवा के, ठीक है ना। अगर आपकी एज गलत पाई गई, यानी इसके बीच नहीं पाई गई, तो दोस्तों आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा बल्कि कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सही डिटेल ही भरनी है, गलत डिटेल बिल्कुल भी नहीं भरनी है, ठीक है ना। जो भी आपके सर्टिफिकेट में बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, या फिर सभी सर्टिफिकेट में आपको सही करवाना होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट, ओनली इंडियन नेशनल्स हु आर स्टडिंग क्लास 8th इन इंडिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंसर्न आर एलिजिबल। दोस्तों सिर्फ भारत के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे ही भर सकते हैं, पड़ोसी देश नेपाल पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश या किसी पड़ोसी देश के भूटान वगैरह के बच्चे इसको नहीं भर सकते, सिर्फ इंडिया के बच्चे ही भर सकते हैं जो क्लास 8th में इस टाइम पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर ही पढ़ रहे हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में वो भरना चाहते हैं। तो 6 पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने, कौन कौन बच्चा भर सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कौन कौन बच्चा नहीं भर सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप भर नहीं पाओगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड क्लास 8th इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन आर नॉट एलिजिबल। दोस्तों अगर आपने पहले ही 8वीं कक्षा पास कर ली है पिछले सेशन में, यानी अभी आप 9th में हो, ये दोबारा से 8th कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, तब आप दोस्तों फॉर्म को नहीं भर पाओगे। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स हुज डेट ऑफ बर्थ डज नॉट लाई बिटवीन 1 मई 2010 एंड 2010 एंड 31 मई 2012। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यानी इससे 1 मई से पहले है, 31 जुलाई से बाद में है 2012, फिर आप दोस्तों इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी क्लास 8th एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, जैसे आप अम्बाला में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आपका जो रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट है वो भी अम्बाला है, अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट में भी दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो कर पाओगे। लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रहते हो वो अम्बाला है,
जहाँ पे आप स्टडी करते हो वो कुरुक्षेत्र है, और रहते चाहे आप अम्बाला में ही हो, ठीक है ना, तब दोस्तों आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। रहने वाला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रहते हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल है जहाँ पे स्टडी करें वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी भर पाओगे। अदरवाइज आपने एग्जाम पास भी कर लिया, बाद में पता चला समिति को, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, जो स्कूल है अगर वो सरकारी स्कूल नहीं है या कोई मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल नहीं है, तब आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो स्कूल आपका सरकारी होना चाहिए, सरकारी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइवेट भी हुआ तो चलेगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ तो दोस्तों आपका फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट, इफ द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द लेटरल एंट्री टेस्ट इन द प्रीवियस एकेडमिक सेशन, अगर पहले आपने दोस्तों पिछले साल, ठीक है ना, या कभी भी अगर आपने क्लास 8th में यानी क्लास 9th के लिए पहले अगर आपने एक बार फॉर्म भरा हुआ है, तब दोस्तों इस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे। अगर आपने क्लास 6th के लिए भरा होगा कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 9th के लिए अगर आपने पिछले साल भर दिया लेकिन अभी भी भर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, एक ही बार भर पाओगे। मान लो आप पिछले साल 8th में थे, आपने भर दिया, अब 9th में हो गए, लेकिन फिर भी दोबारा भरना चाह रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल होती है, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, गलती से आ भी गया तो बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों रिजर्वेशन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है खासकर ओबीसी के लिए। मैंने इसीलिए टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज किया था कि ओबीसी स्टूडेंट्स अभी फॉर्म मत भरो, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद भरना अच्छे से। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, जितने भी, वैसे तो सभी कैटेगरीज वाले, लेकिन ओबीसी वाले खासकर देखो, एग्जिस्टिंग वैकेंट सीट्स इन द एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग कैटेगरी आर एज नोटिफाइड एज रिजर्व्ड फॉर एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग स्टूडेंट्स, द रिजर्वेशन टू द ओबीसी स्टूडेंट्स shall be implemented as per central list as application from time to time। देखो दोस्तों एक लिस्ट आई हुई है, इसी में नीचे आपको दिखाई देगी, वहां पे लिखा हुआ है एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, दिव्यांग की कितनी है। लेकिन दोस्तों आप एससी के लिए तभी भर पाओगे अगर आप सच में एससी हो, आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ एससी का, एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग के लिए भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों एससी एसटी के लिए एक ही सर्टिफिकेट होता है, स्टेट का भी और सेंटर का भी, देख ठीक है ना, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, एक ही सर्टिफिकेट चलता है। लेकिन ओबीसी में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है। ओबीसी में दोस्तों कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो आपको पता है, आपका स्टेट में, आपके राज्य में, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज दोस्तों ओबीसी के अंदर, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो यूपी के हिसाब से तो वो ओबीसी में आएंगी, लेकिन जब सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे, तो वो ओबीसी के अंडर नहीं आती हैं बल्कि जनरल में आती हैं। तो दोस्तों जब भी आप ओबीसी भरोगे, ठीक है ना, फॉर्म भरते समय, तो आपको ओबीसी तभी भरना है अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में आ रही है। और आपको दोस्तों फॉर्म भरने से पहले जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है, सेंटर वाला, स्टेट वाला नहीं चलेगा। भले ही दोस्तों आप यूपी बिहार किसी भी स्टेट से हो, एमपी से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा पंजाब कहीं से भी हो, अगर आपको दोस्तों आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, आपका जो सर्टिफिकेट बना है ओबीसी का वो स्टेट में तो होगा ओबीसी का ही, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने बनवाया होगा, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में भी आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी में आनी चाहिए, तभी आप ओबीसी भर पाओगे। अदरवाइज दोस्तों आपको जनरल भरना पड़ेगा। बाय चांस दोस्तों आपका जो सेंट्रल लिस्ट में जो कास्ट है आपकी ओबीसी में नहीं आई हुई, ऐसा दोस्तों बहुत बार हुआ है, फिर बच्चे मेरे को कॉल करते हैं। देखो अगर ओबीसी में आपकी जो कास्ट है वो नहीं आई, लेकिन आपने ओबीसी भर दिया, आपका एग्जाम भी पास हो गया, आपका एडमिशन के टाइम दोस्तों क्या होगा, आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब आप ले जाओगे स्टेट वाला, क्योंकि स्टेट वाला आपका ओबीसी का है, लेकिन वो मांगेंगे सेंटर वाला, और सेंटर वाला आपका बनेगा नहीं क्योंकि आपकी कास्ट क्या है, ओबीसी में नहीं आती। तो दोस्तों आपका वहीं के वहीं क्या है, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। या अगर आपकी कास्ट सेंटर वाले में आती भी है, लेकिन आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, उस टाइम आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो भी दोस्तों आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लो जल्दी से जल्दी। अगर पता चल गया कि आपका ओबीसी में आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में भी, तब आपको ओबीसी भर के फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपको जनरल कर देना है, आपके लिए भी सेफ रहेगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगी। अब ये बात दोस्तों ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 8th की, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, पिछले साल उससे पिछली बार भी क्या हुआ, मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, ध्यान से फॉर्म भरो, अपने आप भरो, खुद देख के भरो, ठीक है ना, एक एक चीज चेक करो, ठीक है, जो भी मैंने बातें बताई उनका
ध्यान से सुन के पालन करो। लेकिन बच्चे ना वीडियो देखते हैं, ना प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, अपने आप ही ऐसे चले जाते हैं फॉर्म निकलते ही। तो पिछली बार भी क्या हुआ, ओबीसी के कैंडिडेट थे, उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो यूपी के थे, ठीक है ना, उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या देखा, अपना सेंट्रल लिस्ट में नहीं देखा कि ओबीसी है, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया ओबीसी का, उनका सिलेक्शन हो गया ओबीसी कोटे में, ठीक है ना, और वहाँ पे जब सर्टिफिकेट मांगा गया तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, तो सर्टिफिकेट नहीं बना, जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया। एक केस हुआ रूरल वाला, रूरल वाला क्या केस था, एक बच्चा था, गांव का था वो, ठीक है ना, गांव का था, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो स्कूल आता था अर्बन एरिया में, ठीक है ना, स्कूल आता था अर्बन एरिया में। तो उसने क्या सोचा कि मैं गांव का हूँ तो मैं रूरल भर देता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप गांव के तो रूरल भरोगे, शहर के तो अर्बन, ये नहीं होता, अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। उसने रूरल भर दिया, लेकिन जहाँ वो पढ़ रहा था वो स्कूल आता था अर्बन में, और इसमें स्कूल की लोकेशन भरी जाती है कि वो रूरल में है अर्बन में, तो वहाँ पे दोस्तों दिक्कत होगी। अब उसने रूरल भरा था, रूरल कोटे में उसका एडमिशन हो गया, उससे मांगा गया रूरल सर्टिफिकेट, जब वो सर्टिफिकेट बनाने गया स्कूल में, उन्होंने कहा हमारा तो रूरल में आता है नहीं, हमारा तो अर्बन में आता है, तो सर्टिफिकेट उनको, उसे बच्चे को नहीं मिला, और जिसकी वजह से उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया। तो ये दोस्तों बहुत बार होता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से समझो एक एक चीज। तो देखो, रूरल अर्बन का क्या चक्कर है, ऐसा कैंडिडेट जो कि क्लास 8th में पढ़ रहा है, एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो स्कूल रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है स्कूल, ठीक है ना, उसी को रूरल कैंडिडेट माना जाएगा। आगे बात समझ में। और यही जो कैंडिडेट है, यही ओपन में और रूरल दोनों कोटा में इसका सिलेक्शन हो सकता है, यानी दोनों कोटा में से ये मतलब कि सीट को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो स्कूल अर्बन एरिया में आता है, कैसे एरिया में आता है, अर्बन एरिया में, चाहे वो सिर्फ एक दिन ही पढ़ा हो उस स्कूल में पूरे सेशन के दौरान, चाहे वो एक दिन भी अर्बन एरिया वाले स्कूल में गया हो, तो उसको अर्बन माना जाएगा, ठीक है ना, अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। और अर्बन कैंडिडेट है, रूरल कोटे में एडमिशन नहीं ले सकता, अगर वो गलती से ले भी रहा है तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यानी दोस्तों बात क्या है, आप गांव से हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप रूरल भरोगे, गांव से का मतलब यहाँ पे रूरल नहीं है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, मान लो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं गांव के हैं लेकिन वो शहर में पढ़ने जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनको अर्बन भरना पड़ेगा ना कि रूरल। समझ में आ गई बात। अगर कोई दोस्तों रहता शहर में है और पढ़ ऐसे स्कूल में रहा है जो गांव में है, तो वो रूरल भरेगा। यानी स्कूल की लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल कैसे एरिया में है। तो फॉर्म भरने से पहले अपने स्कूल में जाना, अपने स्कूल के हेड प्रिंसिपल से जो भी है उससे पता करना कि सर हमारा स्कूल रूरल में आता है या अर्बन में। अगर उन्होंने कहा कि रूरल में, तभी रूरल भरना। अगर उन्होंने कहा कि हमारा तो अर्बन में आता है, तो आपको अर्बन भरना पड़ेगा, ठीक है ना, भले आप गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये स्कूल की लोकेशन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। पहले गलती कर चुके हैं बच्चे, आपको गलती नहीं करनी है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत है वो ऐसे ही खराब हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन फॉर्म को भरना कैसे है। दोस्तों सिंपली बताता हूँ, फिलहाल नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, ठीक है ना, 30 अक्टूबर लास्ट डेट दी हुई है। इससे पहले आपको यहाँ पे दोस्तों इस साइट पे जाके आपको लिंक मिलेगा, या मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों लिंक डाला हुआ है सीधा, ठीक है ना, और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला हुआ है, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आपके सामने पूरा जो डिटेल निकल जाएगी, जो भी आपको भरना है, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम वगैरह, ठीक है ना, सब चीज़ें भर जाएगी। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कि भरना कैसा, फुल बिल्कुल डिटेल में बना दूंगा, ठीक है ना। आपको क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ, पेरेंट के सिग्नेचर, ठीक है ना, कैंडिडेट के सिग्नेचर वगैरह चाहिए, बेसिक डिटेल चाहिए आपकी, है ना, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आधार कार्ड वगैरह, तो थोड़ी सी आपकी डिटेल चाहिए, ये भरना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, एक बार कमेंट कर देना अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। दोस्तों एडमिट कार्ड देखो, आपका जो एग्जाम होगा 8 फरवरी 2025 को होगा, 8 फरवरी 2025 को, तो एक महीना पहले यानी जनवरी मंथ में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप दोस्तों अपनी तैयारी पे फोकस करो, इतनी अच्छी तैयारी करो कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है ना, तो वो सीट भी दोस्तों आपकी होनी चाहिए। तो इतनी मेहनत से आपको लगन से तैयारी करनी है दोस्तों। बात करें प्रोविजनल सिलेक्शन एडमिशन, दोस्तों सबसे पहले आपका जब रिजल्ट आता है तो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन होता है। ये क्या है, जब रिजल्ट वगैरह आएगा, ये बात की बातें हैं, बाद में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। डेट ऑफ बर्थ का आपको पता चल गया होगा, ये ध्यान में रखना है। ओबीसी का आपको ध्यान में पता चल गया होगा, वो याद रखना है। और रूरल अर्बन का जो मैंने बताया है वो आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा एग्जामिनेशन कब होगा? हाँ, 8 फरवरी 2025 को होगा, सैटरडे वाले दिन। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको। 2.5 घंटे का दोस्तों आपको एग्जाम होता है, आपको पता है। लेकिन जो बच्चा दिव्यांग है उसको 50 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। जो हैंडीकैप है या मान लो आंखों से जिसको नहीं दिखता है, तो इस टाइप के बच्चे को थोड़ा टाइम फालतू दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों सेंटर की बात करें, आपका एग्जाम होगा कहाँ? अब बच्चों को पता चल गया 8 तारीख को एग्जाम है, लेकिन एग्जाम देने जाए कहाँ? दोस्तों आपका जो एग्जाम है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया है, उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आपका एग्जाम होगा। अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो वो जो एग्जाम है वो नवोदय विद्यालय में ना होकर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में भी हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के। यानी जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पे सब लिखा होगा, ठीक है ना। बच्चे पूछते हैं एग्जाम कौन से मीडियम में होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में? तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, एक साइड हिंदी में लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको ध्यान मतलब कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में, दोनों में होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, मीडियम ऑफ लैंग्वेज शैल नॉट बी चेंज आफ्टर फिलिंग ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे दोस्तों वैसे तो क्लास 6 में ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन 9th के अंदर क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। साइंस के जो जैसे क्वेश्चन है, मैथ के जैसे क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। हाँ, हिंदी के क्वेश्चन तो हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे मीडियम पूछा जा रहा है तो आपको वही मीडियम भरना है जिसमें आप एग्जाम देना चाहोगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन की। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ आता है, साइंस आती है, आपको पता है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, साइंस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। यानी टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। ये पूरा मैंने दोस्तों आपका जो पैटर्न है, ठीक है ना, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, इसकी बिल्कुल डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो चैनल पे जाना, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ये ऊपर मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे, ठीक है ना। तो सिलेबस की वीडियो मैंने डाली हुई है, इसकी पूरी जो भी दोस्तों आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, सभी स्ट्रेटजी की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए ताकि इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा रहे, हिंदी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए, साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए, तो सभी की दोस्तों मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसे भी जरूर देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेरिट बनेगी 3 सब्जेक्ट के आधार पर। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ है, साइंस है, और तीसरा कौन सा होगा? हिंदी इंग्लिश में से जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसको ऐड किया जाएगा। तो इन तीनों के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यानी 35 मैथ, 35 साइंस, 15 हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, तो 85 टोटल मार्क्स बनेंगे, जिसमें से दोस्तों मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है, 2 बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं, तो उसमें अगर एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, तो फीमेल वाले का लड़की का नंबर पड़ेगा, लड़के का नहीं पड़ेगा। अगर दोनों ही दोस्तों फीमेल हुए या दोनों ही मेल हुए, यानी कि मेल हुए फीमेल हुए, तब दोस्तों क्या देखा जाएगा, जिस भी बच्चे ने कैंडिडेट हैज स्कोर्ड हाई मार्क्स आउट ऑफ 30 टू सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा हाँ दोस्तों मेंटल एबिलिटी तो यहाँ पे नहीं आती, क्लास 9 में थोड़ा हाँ गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर स्कोर टाई हो जाता है 85 में से, तो टोटल स्कोर आपका देखा जाएगा, ठीक है ना, ओवरऑल स्कोर आपका देखा जाएगा। फिर भी टाई हो जाता है, नहीं सॉरी, इसमें अगर टाई हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों मैथ और साइंस का देखा जाएगा स्कोर, किसका? मैथ और साइंस का। अगर ये टाई हुआ तब दोस्तों टोटल स्कोर देखा जाएगा 100 वाला, ठीक है ना। फिर भी टाई हुआ तो फिर एज देखी जाएगी, जिसकी एज कम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। वैसे इतना ज़्यादा टाई होता नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ तो आपको सब कुछ लिखा हुआ है। आपका टेस्ट कैसे होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन होगा सर या ऑनलाइन? तो दोस्तों आपका टेस्ट है जो ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन हार्ड कॉपी मिलेगी आपको पेपर की, और एक ओएमआर शीट मिलेगी। उसमें दोस्तों आपको गोले भरने होते हैं, ठीक है ना, जो भी सही आंसर होता है। और गोले भरने के लिए आपको ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना होता है, पेंसिल के लिए वहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको भरना होता है, लिखा हुआ है। और बच्चे पूछते सर नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी तुक्का मारो, ठीक है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है तुक्का सही लग जाए, नंबर मिल जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन आपको करके आने होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पहले ही बनवा के रखना, ठीक है ना। इसकी वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप तैयारी करो, ठीक है ना। इसमें सभी लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट जो जो भी लगेंगे, जैसे कि देखो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी आप कोटा ले रहे हो, रूरल कोटा ले रहे हो तो रूरल का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, बाद में बन जाएगा, सब बन जाते हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा, है ना, यानी कि निवास वाला सर्टिफिकेट। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, है ना। हेडमास्टर का
से एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो आपको एडमिशन के बाद ही आपको मिलता है, स्कूल से ही मिलता है वो। मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट आपको देना होता है, दिव्यांग के लिए सर्टिफिकेट देना होता है, कैटेगरी जो भी आपकी सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग, देखो ओबीसी वाला इन्होंने स्पेशल लिखा है कि सेंट्रल लिस्ट में अगर ओबीसी आती है तभी ओबीसी वाला सर्टिफिकेट चलेगा, सेंटर वाला चलेगा, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं। बाकी टीसी वगैरह आपको बाद में ले जानी होती है जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। और जब भी जो भी दोस्तों आपने डिटेल भरी है, एरिया, जेंडर, कैटेगरी, जेनवी, एडमिशन के बाद इसमें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एडमिशन से पहले आपको, अगर आपने ये चीज़ें गलत भर दी है तो आपको थोड़ा पोर्टल मिल जाएगा करेक्शन के लिए, तब भर सकते हो। बाकी दोस्तों सिलेबस की मैंने फुल वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। उसके बाद बात करते हैं वैकेंट सीट्स की, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स खाली हैं। तो दोस्तों पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, इसमें आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में, भिंड में, ठीक है ना, एससी की एक है, ओबीसी की एक है, ठीक है, ओपन में। और रूरल की बात करें, रूरल एरिया में अनरिजर्व्ड एक है, एससी की 3 है। तो टोटल दोस्तों आपके लगभग 6 सीट बनेगी, है ना। बैतूल की बात करें, आप देख सकते हो एसटी की एक है, अर्बन एसटी की दोस्तों एक है, यहाँ पे देखो एसटी की एक सीट है ओपन में। और रूरल की बात करें, ग्रामीण में अनरिजर्व की एक है और एसटी की 3 है, तो टोटल 5 सीट है। अभी ओपन रूरल क्या है दोस्तों, जो रूरल है ना, रूरल ग्रामीण है, इसमें सिर्फ गांव वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो ओपन है, ओपन में गांव वाले शहर वाले दोनों मतलब एडमिशन ले सकते हैं। ओपन है, कोई भी यहाँ पे दोस्तों एडमिशन ले सकता है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। लेकिन रूरल वाली जो सीट है वो गांव के बच्चों के लिए ही रिजर्व रहती है। इसी प्रकार जो एससी की सीट है, एससी में सिर्फ एससी का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। ओबीसी की सीट है, ओबीसी का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। एसटी की सीट है, एसटी का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो अनरिजर्व है, इसमें तीनों में से कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ही देखो ये वाला डिस्ट्रिक्ट देखो भोपाल है, भोपाल में अगर हम देखेंगे रूरल में एसटी की 0 है, एससी की 0 है, ओबीसी की 0 है, सिर्फ अनरिजर्व है 2 सीटें, ठीक है ना। रिजर्व की फिक्स नहीं है कोई, अनरिजर्व 2 है। तो इसमें एससी एसटी ओबीसी कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो इसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। तो ये बात होती है, तो सभी दी हुई है यहाँ पे, एक बार आप सभी इसमें चेक कर लेना पीडीएफ में, ठीक है ना। पीडीएफ में आप इसको चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। और दोस्तों हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। डेली होमवर्क डाला जाता है टेलीग्राम चैनल में, पीडीएफ्स भी डाली जाती हैं, ठीक है ना। आपका जो मान लो जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसकी क्विज भी डाली जाती है। तो बहुत ही अच्छे से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे चैनल पे। अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है या नहीं भी की है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पे, चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे दोस्तों, आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, साइंस की मिलेगी, मैथ की मिलेगी, इंग्लिश की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक दोस्तों करवाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन की भी वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी दोस्तों हमारे चैनल पे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का दोस्तों पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ इस कोर्स से, बहुत ही अच्छा कोर्स है और उसमें और भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इन सब का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको दोस्तों नवोदय के बारे में और भी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है ना। आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे, सारा स्टडी मटेरियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, फ्री में आपको मिलेगा। तो दोस्तों एक बार जुड़िए हमारे साथ और तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। ये बच्चों से एक बार पूछ के देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा तैयारी करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, जरूर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो जो भी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, ना भी करना चाहते हैं, फॉर्म जरूर भरें दोस्तों एक बार, हो सकता है बाद में आपका मूड बदल जाए। और कोई भी अगर आपका डाउट रहता है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, आप दोस्तों बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है तो मैं आपको दोस्तों रिप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।